अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ हनीफ़ है। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये चैनल बनाने का सिर्फ एक मकसद है और वो ये मकसद है कि जो मेडिसिन के और पल्मोनोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर सकें, और उसके लिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट इट इज़, अगर आपने कोई पहले चीज़ सुनी होती है ना, तो उसको आप पढ़ते हैं तो आपको उसके पढ़ने से पढ़ के उससे अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि जो भी टॉपिक्स आप इसमें देखेंगे, जो सुनेंगे, वो आप सुनने के बाद उसको बड़ी आसानी से मेमोराइज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, वो जो पीजी ट्रेनी मेडिसिन में काम करते हैं और पीजी ट्रेनीज़ जो कि पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। इसमें बल्क ऑफ नॉलेज होगा जो कि बहुत इजी फॉर्म में मैं करने की कोशिश करूँगा। आप इसको सुने और सुनने के बाद अपनी किताबों में जाकर पढ़ें तो आपको, मुझे बड़ा यकीन है कि बड़ी आसानी से वो टॉपिक याद हो जाया करेगा। तो हम मैक्सिमम 10 मिनट्स लिया करेंगे, बड़ा शॉर्ट एंडेडली मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद द टॉपिक ऑफ टुडे, विच इज़ द मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा जो है, दैट इज़ द मैलिग्नेंसी ऑफ द प्लाज्मा सेल्स। जब मैलिग्नेंसी ऑफ द प्लाज्मा सेल्स होती है तो बोन मैरो जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय द प्लाज्मा सेल्स। प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको पता है, जब मैलिग्नेंसी होती है तो प्रोलिफरेशन अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा सेल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। इसलिए इसको प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स से डिफ्रेंशिएट करने बाज़ मुश्किल होते हैं, एंड समटाइम्स देयर आर ऑल्सो एटिपिकल प्लाज्मा सेल्स। तो ये मैरो जो होती है वो सारी की सारी रिप्लेस हो जाती है बाय दीज प्लाज्मा सेल्स। तो चूँकि मैरो रिप्लेस हो जाती है बाय द प्लाज्मा सेल्स, तो उसकी वजह से जो बोन्स हैं दैट बिकम्स अ बिट वीक, ड्यू टू विच द कंप्रेशन फ्रैक्चर्स दैट कैन टेक प्लेस। और जब आप खड़े होते हैं तो एकदम एक जो नेक ऑफ द फीमर ब्रेक कर जाती है, दैट में बी ड्यू टू द मल्टीपल माइलोमा। या वर्टिब्रा पे जो कंप्रेशन फ्रैक्चर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है वो सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस या ट्रॉमा की वजह से नहीं, बल्कि ओल्ड एज में हो तो मल्टीपल माइलोमा को रूल आउट करना चाहिए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो स्कल पे लिटिक्लियंस जो हैं वो भी मल्टीपल माइलोमा है, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स रिप्लेस कर देते हैं मैरो को। तो जब मैरो जोन सी है वो प्लाज्मा सेल से पूरी तरह रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो उसकी वजह से ये जो ओस्टियोपोरोसिस जो है वो भी डेवलप हो जाता है। वीक बोन्स जोन से है दैट बिकम्स मोर वीकर। तो पैराप्रोटीन लेवल भी इंक्रीज़ कर जाता है, और पैराप्रोटीन्स में आईजीजी, आईजीए और लाइट चेन पैराप्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है। 60% केसेस में आईजीजी होता है, 25% में आईजीए होता है, और 15% केसेस में लाइट चेन्स होती हैं। उसके अलावा इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं। मल्टीपल माइलोमा में इन्फेक्शन क्यों इंक्रीज़ कर जाएंगी? क्योंकि जब बोन मैरो रिप्लेस हो जाएगी बाद में प्लाज्मा सेल्स, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी नहीं होंगे, डब्ल्यूबीसीज भी नहीं होंगे। तो जब रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो अनीमिया होगा, डब्ल्यूबीसीज नहीं होंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, न्यूट्रोपीनिया डेवलप हो जाएगा, इम्यूनोसप्रेशन हो जाएगी, दवाइयों की वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो सकती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो जो कौन सी इन्फेक्शंस हैं जो इंक्रीज़ कर जाती हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस विच आर वेरी कॉमनली सीन इन मल्टीपल माइलोमा पेशेंट्स। अब क्या प्रेजेंट कैसे करता है मल्टीपल माइलोमा? मल्टीपल माइलोमा कैन प्रेजेंट विद द फ्रैक्चर्स, बोन पेन्स, क्योंकि कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर्स, ये जो कंप्रेशन फ्रैक्चर्स ऑफ द वर्टिब्रा उसकी वजह से हो सकते हैं। तो बोन्स दे आर वेरी वीक, दैट्स वाई फ्रैक्चर्स कैन टेक प्लेस। दूसरा, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर बहुत सारी कॉजेज़ की वजह से हो सकता है मल्टीपल माइलोमा में। लाइट चेन डेपोजिशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, और ड्रग्स की वजह से रीनल फेलियर दैट कैन टेक प्लेस। अमाइलोडोसिस की वजह से। इन्फेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ रीनल फेलियर। इसके अलावा हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम में ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वर्टाइगो टेक प्लेस कर सकता है। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम कैन प्रेजेंट विद अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, फॉर एग्जांपल रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस, सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी इसके साथ प्रेजेंट कर सकता है।
तो हाइपरविस्कोसिटीज हो सकती हैं। अमाइलोइडोसिस दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। अमाइलोइडोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीपल माइलोमा, जिसमें हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, लार्ज टंग, एक्रोमेगाली, एसाइटिस, एफ्यूजन्स दैट कैन बी अ प्रेजेंटिंग फीचर। इसके अलावा इन्फेक्शंस आर वेरी वेरी कॉमन, जिसमें हेडेक हो सकती है, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकते हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शंस दैट कैन टेक प्लेस। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं? लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में सबसे पहले तो अनीमिया होता है और रूल एक्स फॉर्मेशन होती है। अगर ESR 100 से ज़्यादा हो तो 3 कॉजेज़ हैं जो कि पॉसिबल हैं। नंबर 1 मल्टीपल माइलोमा, नंबर 2 मैलिग्नेंसी, नंबर 3 वेस्कुलाइटिस। रूल एक्स फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अलावा आप स्पेप टेस्ट करवाते हैं, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफ्रेसिस, जिसमें IgG, IgA और लाइट चेन्स आपको नज़र आ सकती हैं। IgG 60% केसेस में होती है, 25% केसेस में IgA होता है और 15% केसेस में लाइट चेन्स होती हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें लाइट ये पैराप्रोटीन्स आती ही नहीं, उसको नॉन सिक्रीटरी माइलोमा कहते हैं। उसके बाद बोन रेडियोग्राफ्स करवा सकते हैं, उसमें आपको कंप्रेशन फ्रैक्चर्स आपको नज़र आ सकते हैं, उसमें वर्टिब्रा के हो सकते हैं, नेक ऑफ फीमर के हो सकते हैं, स्कल्फ के जो आप करवा सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर बोन मैरो एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन में आपको प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, एग्रीगेट्स ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, इफेसमेंट ऑफ द बोन मैरो, एंड देयर मे बी द पॉसिबिलिटी दैट द प्लाज्मा सेल्स दे आर गोइंग टू बी एग्रीगेटेड एज वेल। इसके अलावा आप जब मल्टीपल माइलोमा में बोन स्कैन कराते हैं वो नॉर्मल आता है, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा इज़ अ ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, इसमें ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी नहीं होती। अगर बोन मैरो में ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ना हो तो बोन स्कैन नॉर्मल होता है। ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी अगर प्रेजेंट हो तो बोन स्कैन में कुछ आता है। पेट स्कैन करा सकते हैं। पेट स्कैन इज़ यूज फॉर द स्टेजिंग ऑफ द मल्टीपल माइलोमा। इसके अलावा अगर आप प्रोग्नोसिस देखना चाहते हैं तो बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन लेवल आप करवाते हैं और बोन मैरो साइटोजेनेटिक्स कराते हैं। अगर बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन लेवल 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो तो 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो तो पुअर प्रोग्नोसिस, और बोन मैरो साइटोजेनेटिक्स में डिलीशन एट द क्रोमोसोम नंबर 13 हो तब भी इसका मतलब है कि प्रोग्नोसिस पुअर। बहुत सारे दूसरे टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें हाइपरकैल्सीमिया, ESR, रूल एक्स फॉर्मेशन, फैनकोनी सिंड्रोम जिसमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 along with glycosuria, phosphachuria, amino acid urea and uricosuriya, Fanconi syndrome that can be present. Hypercalcemia can be present. ESR, CRP, they are raised, right? So then there is a classification that is called Salmon-Dure classification. Salmon-Dure classification में आपने 4 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1 पैराप्रोटीन्स, नंबर 2 ब्लड काउंट्स, नंबर 3 बोन रेडियोग्राफ्स एंड द कैल्शियम लेवल। अब ये 4 चीज़ें अगर चारों की चारों मौजूद हैं और ये ख़राब हैं तो पुअर प्रोग्नोसिस है, पुअर प्रोग्नोसिस है। यानी कि अगर पैराप्रोटीन भी आ रही हैं, ब्लड काउंट्स में RFTs डिरेंज हैं और हाइपरकैल्सीमिया भी है और साथ रेडियोग्राफ में फ्रैक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि पुअर प्रोग्नोसिस है मल्टीपल माइलोमा का। इसके अलावा प्रोग्नोसिस के लिए बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन लेवल की बेस पर भी क्लासिफिकेशन की गई है, जिसकी वजह से आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस। अदरवाइज मीडियन सर्वाइवल मल्टीपल माइलोमा में सिर्फ 3 साल का है। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है MGUS, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस। इसमें IgG लेवल जो है दैट इज़ ऑलवेज लेस दैन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि मल्टीपल माइलोमा जो है उसमें इट इज़ ऑलवेज मोर देन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। IgA लेवल MGUS में 2 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा, जबकि मल्टीपल माइलोमा में इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 2 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें हो सकता है दैट इज़ पॉलीक्लोनल रिएक्टिव हाइपरगैमाग्लोबुलिनीमिया हो सकता है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये जो होते हैं ना मल्टीपल माइलोमा, होजकिन लिम्फोमा, नॉन होजकिन लिम्फोमा,
वार्नरस्टॉर्म मैक्रोग्लोबुलिनीमिया, ये लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। जब भी आप ये चारों कंडीशंस में से कोई एक पढ़ें तो इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यही चारों डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, मल्टीपल माइलोमा एंड वार्नरस्टॉर्म मैक्रोग्लोबुलिनीमिया। इसके अलावा व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? अगर तो डिजीज़ अंडर कंट्रोल है, पेशेंट इज़ नॉट वेरी सिम्टोमेटिक, यू कैन ऑब्जर्व द पेशेंट। अदरवाइज द ड्रग ऑफ चॉइस इज़ नंबर 1 थैलिडोमाइड विद डेक्सामेथासोन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर ये काम ना करे तो इसके अलावा वैड कीमोथेरेपी की जा सकती है, विनक्रिस्टिन, एड्रियामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन कीमोथेरेपी दैट कैन बी गिवन। इसके अलावा बोर्टिजोमेब एंड लीनालिडोमाइड कैन बी गिवन। थैलिडोमाइड का एक साइड इफेक्ट है, वो डीवीटी पैदा करती है जिसकी आपको एंटीकोएगुलेशन करनी पड़ती है, जबकि लीनालिडोमाइड में ये साइड इफेक्ट नहीं है और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ड्रग एज वेल। इसके अलावा ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दे आर क्यूरेटिव इन द मल्टीपल माइलोमा। इसके अलावा इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन, जिसकी वजह से आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, रीहाइड्रेशन करते हैं पेशेंट को और रीनल फेलियर का अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी देते हैं और रीहाइड्रेट करते हैं ताकि प्री रीनल एजोटीमियास प्रेजेंट ना हो। इसके अलावा बोन के लिए, जो कि बोन पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी करते हैं और IV बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं जिसमें पेमिड्रोनेट और जोलिड्रोनिक एसिड शामिल है। दिस इज़ समरी ऑफ द मल्टीपल माइलोमा। अब आप CMDT में इस मल्टीपल माइलोमा का पढ़ें और इसको अच्छी तरह मेमोराइज करें ताकि आप इसको अच्छी तरह मेमोराइज करके एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। Subscribe my channel and keep on having these lectures on a regular basis, and I hope it will be very simple. I will make it very simple for you. It is not only for the medicine people, that is also for the pulmonology people, because we are going to deliver the important lectures not only on the medicine but also on the pulmonary medicine. Thank you very much.